हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट्री नाउ इजी पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसीएफ और फॉरेस्ट रेंजर की जो एग्ज़ाम होने वाली है, मेंस जो हमारा ऑप्शनल होगा फॉरेस्ट्री का। उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या रहेगा, है ना। तो उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो मैं बात करूं, जो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन ले रखा है, हमारा ये जो क्वेश्चन हमने ले रखा है, ये बेसिकली हम लोगों ने जो है हमारा आईएफएस का जो एग्जाम है ना, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम पहले देखेंगे और उसके बेसिस पे जो क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा जेपीएससी एसीएफ एंड रेंजर में, रेंजर का एग्जाम में, इस पे हम बात करेंगे। तो देखिए, जो पहली क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिल्विक्स एंड सिल्वीकल्चर, ये क्वेश्चन जो है ये आपका आईएफएस एग्जामिनेशन में आ चुका है ईयर 2000 में, है ना। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये काफ़ी चांसेस यहाँ बन रही है कि जो आपका जेपीएससी है वो एसीएफ और फॉरेस्ट रेंजर में आपको फॉरेस्ट्री ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये जो है ना, ये क्वेश्चन काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। फॉरेस्ट्री में हमने बात करी है कि जो सिल्वीकल्चर होता है वो बेस होता है ना। तो ये बेसिक्स क्वेश्चन तो आने आने का चांस जो है हमारा एग्जाम में, ये 100% बनता है ना। तो आइए देखते हैं क्या है। डिफाइन सिल्वीकल्चर, सिल्विक्स, व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन देम। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ क्या करना है कि इन दोनों को डिफाइन कर देना है ना। सिल्वीकल्चर क्या है? तो सिल्वीकल्चर कैन बी डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री, है ना, एक ब्रांच है फॉरेस्ट्री की, विच डील्स विद द एस्टेब्लिशमेंट, डेवलपमेंट, केयर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ स्टैंड्स ऑफ टिम्बर। ठीक है, सिल्वीकल्चर एक ब्रांच है फॉरेस्ट्री की जो कि क्या डील करता है कि जो हमारा टिम्बर है उसको स्टैब्लिश कैसे करें, डेवलप कैसे करें, उसकी केयर करना को, और उसको रिप्रोड्यूस कैसे करें। तो इन सभी चीज़ों को डील करता है सिल्वीकल्चर, है ना। तो ये आपकी सिल्वीकल्चर की डेफिनेशन हो गई। जो लोग मेरे प्रीवियस वीडियो को देखे हैं, है ना, सिल्वीकल्चर पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो उसमें सिल्वीकल्चर की एक और डेफिनेशन मैंने बताया था कि इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टीवेटिंग फॉरेस्ट क्रॉप्स। ठीक है, ये डेफिनेशन जो है, इट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टीवेटिंग फॉरेस्ट क्रॉप्स। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो, सो दैट कि आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपकी जो कॉपी है वो एग्जामिनर जो चेक करेगा तो उसको ऐसा लगेगा, हाँ ये बच्चा जो है काफी हद तक अच्छा जानता है ना। दो डेफिनेशन आप इसको भी पुट ऑन कर सकते हो, है ना, बुलेटिन फॉर्म में आप इसको दे देना। इसके बाद सिल्विक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन आप ये देखो। सिल्विक्स इज द स्टडी ऑफ लाइफ हिस्ट्री and general characteristic of forest trees and crops with particular reference to its environmental factors। ठीक है, तो सिल्विक्स क्या है कि जो ट्रीज वगैरह है उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और लाइफ हिस्ट्री को हम लोग पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ एसोसिएट करके। इन्वायरमेंटल फैक्टर में आपका क्या क्या आ जाएगा, क्लाइमेटिक फैक्टर आ जाएगा, है ना, क्लाइमेटिक फैक्टर आ जाता है। देन टोपोग्राफिकल फैक्टर आ जाता है ना। उसके बाद आपकी जो है इडेफिक फैक्टर आ जाती है। इसके बाद आपका जो है बायोटिक फैक्टर भी आ जाता है ना। तो दीज आर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, है ना। इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग पढ़ते हैं जनरल करेक्टरिस्टिक्स वगैरह, ये सिविक्स में आता है ना। इसके बाद जैसा यहाँ क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे हम लोगों को डिफाइन करना था सिल्विक्स एंड सिल्विकल्चर, हमने डिफाइन कर दिया है। इसके बाद यहाँ इनमें मेजर जो डिफरेंसेस हैं उसको हम लोग को मेंशन करना है। तो आइए अब डिफरेंस के बारे में हम देखते हैं। डिफरेंस इसमें आप क्या है, देखिए सबसे पहला जो है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आप शुरू करो कि हेयर आर सम मेजर डिफरेंसेस बिटवीन सिल्विक्स एंड सिल्विकल्चर। पहला डिफरेंस जो आप कोट करोगे ना, इसमें सिंपल आपको क्या करना है, डेफिनेशन लिख देनी है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ देखा, सिल्विकल्चर इज दैट ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री विच डील्स विद द एस्टेब्लिशमेंट, डेवलपमेंट, केयर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ स्टैंड्स ऑफ टिम्बर। ठीक है, ये जो हमारा ऊपर जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन को हमने सिंपल लिख दिया। सिल्विक्स में भी ये करना है। यहाँ पे सिल्विक्स में आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे आप इसको केवल इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है ना, ये जो हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर है, बस आपको इतना ही आप यहाँ अपने डेफिनेशन में मेंशन करना है। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है कि देखिए, जो सिल्वीकल्चर है ना, सिल्वीकल्चर इज द साइंस डीलिंग विद बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ठीक है,
सिल्वीकल्चर जो है, सिल्वीकल्चर में हम क्या देखते हैं कि थ्योरी तो पार्ट पढ़ते ही हैं, लेकिन उस थ्योरी को फिर हम अप्लाई करते हैं अपने फॉरेस्ट फील्ड पे, अपने साइट पे, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि दोनों चीज आपको देखने को मिलेगा, यहाँ थ्योरी भी और प्रैक्टिस भी, एप्लीकेशन भी है। बट इन केस विद सिल्विक्स, इट इज द बेसिक थ्योरी अपॉन विच सिल्वीकल्चर स्टैंड, ठीक है। जो हम लोग थ्योरी है, हम लोगों ने देखा जो सिल्विक्स क्या है कि एक थ्योरी है कि ट्रीज वगैरह पढ़ते हैं, है ना, रेफरेंस टू क्लाइमेटिक फैक्टर से, इन्वायरमेंटल फैक्टर से। तो इसमें केवल थ्योरी डिस्कस किया जाता है। एंड सिल्वीकल्चर में क्या होता है कि थ्योरी भी है और प्रैक्टिस भी है, उसको हम लोग अप्लाई भी करते हैं ना। इसके बाद क्या है, जो हमारा सिल्वीकल्चर एक ब्रॉडर टर्म है एज कम्पेयर टू सिल्विक्स, क्योंकि सिल्विक्स में क्या है, हम लोग को केवल थ्योरी पढ़ना है, बट सिल्वीकल्चर में हम लोग उसको अप्लाई भी करते हैं, तो ये ब्रॉडर टर्म हो गया है ना। और सिल्विक्स क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ सिल्वीकल्चर, ठीक है, एक सिल्वीकल्चर का एक पार्ट है ये। पार्ट मीन्स कि यहाँ पे हम लोग केवल केवल जो है थ्योरी पोर्शन को पढ़ते हैं। इसके बाद चौथी डिफरेंस आप ये मेंशन कर सकते हो कि इट डील्स विद द प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग नेचुरल रीजनरेशन अंडर वेरियस सिस्टम्स एंड मेथड्स ऑफ टेंडिंग ऑफ यंग क्रॉप्स, ठीक है। सिल्वीकल्चर में हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स को डील करते हैं, हाउ टू रीजनरेट, है ना, फॉरेस्ट क्रॉप्स, इधर इधर आर्टिफिशियली, नेचुरली, है ना। दीज things we deals here in this silviculture. Also method of tending of young crops, tending, pruning, okay. But in case with silvics, it deals with the study of trees and forest as a biological units, law governing the growth and effect of इन्वायरमेंट एंड वेजिटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें पूरा थ्योरी पोर्शन है कि आपको जो है ट्रीज वगैरह और जो फॉरेस्ट है उसको हम लोग बायोलॉजिकल यूनिट्स के रूप में पढ़ते हैं। कुछ लॉज को देखते हैं जो कि ग्रोथ को रेगुलेट करता है या ग्रोथ को अफेक्ट करता है। इसके साथ साथ जो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन वेजिटेशन, तो ये सभी चीजों को हम लोग सिल्विक्स में देखते हैं, ठीक है। अगली जो डिफरेंसेस है कि क्या है, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ सिल्विक्स, ठीक है। मैंने आपको बता रखा था कि जो हमारा सिल्विक्स है, ठीक है, सिल्विक्स में हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं। एंड जो सिल्वी कल्चर है, ठीक है, जो हमारा सिल्वी कल्चर है, यहाँ पे हम लोग थ्योरी भी पढ़ते हैं प्लस इसका प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ये भी हम देखते हैं। तो इस केस में आप क्या हो गया कि जो सिल्विक्स जो है, जो हमने पढ़ा थ्योरी, इसका जो एप्लीकेशन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है ये सिल्विकल्चर हुआ, इसीलिए सिल्विकल्चर को हम ऐसे कह सकते हैं कि इट इज द एप्लीकेशन ऑफ सिल्विक्स, ठीक है। वही अगर सिल्विक्स की बात करें तो सिल्विक्स क्या है, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ सिल्विकल्चर, क्योंकि यहाँ जो थ्योरी पार्ट है ये किससे है, ये सिल्विक्स से है ना। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, ये जो प्रिंसिपल हो गया आपका सिल्विकल्चर का, सिल्विक्स, ठीक है। तो दीज आर 5 डिफरेंसेस, ठीक है। तो ये 5 डिफरेंसेस आप लिख दो, और डेफिनेट डिफाइन जो है वो आपने डिफाइन कर दिया, तो इससे आपका आराम से जो एक आंसर है वो एक अच्छा आंसर आप इससे बना सकते हो, है ना। इसके बाद देखिए, यहाँ देखिए एक और डाउट कई बच्चों को लग रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग जो है ये आईएफएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्यों देख रहे हैं। देखिए क्या है ना कि यहाँ पे जो जेपीएससी जो है, जेपीएससी ने 2024 की जो सिलेबस दे रखी है ना आपकी एसीएफ की और रेंजर की, ठीक है, इस सिलेबस को आप देखो। ये सिलेबस जो है ये पूरा का पूरा जो हमारा आईएफएस का सिलेबस है, यूपीएससी वालों ने जो दे रखा है, सेम टू सेम वही कॉपी कर रखा है, एकदम सेम है, ठीक है। तो इसीलिए जो सिलेबस सेम है तो कहीं ना कहीं ये हमें बेनिफिट दिलाएगा कि जो आईएफएस में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो उसको कहीं ना कहीं बेस बना के हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड किए जा सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस है कि किस तरह के क्वेश्चन जेपीएससी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का जो वेटेज है तो मैं कहूंगा कि 100% इसको आप जरूर से जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। मेंस में आपको काफी मदद आएगा, ठीक है, बेसिक सही है फॉरेस्ट्री का ये क्वेश्चन। तो इसके अलावा आप देखो, दूसरा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन इवन एज्ड एंड अनइवन एज स्टैंड्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, डिस्कस द मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ इवन एज स्टैंड, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इन्होंने दो पार्ट में रखा है। पहला तो आपको डिफरेंशिएट करना इवन एज एंड अनइवन एज स्टैंड्स के बारे में, उसके बाद आपको मेरिट एंड डिमेरिट बतानी है इवन एज स्टैंड्स की, ठीक है। ये क्वेश्चन भी देखिए आईएफएस के एग्जाम में आया है, ईयर सेम है 2000 में, ठीक है। अब देखिए जेपीएससी भी ऐसा है कि ये पूछा जा सकता है सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको रखा है। देखिए यहाँ पे क्या है
कि सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे इवन एज और अनइवन एज स्टैंड को। ठीक है, जो लोग मेरे वीडियो को ये पहली बार देख रहे हैं, जो नए हैं मेरे चैनल पे, तो आप लोगों को समझने में परेशानी हो सकती है। मैंने जो इवन एज स्टैंड है और अनइवन एज स्टैंड है, इसके बारे में जो है वीडियोस है वो बनी हुई है क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट की। ठीक है, तो आप उसको एक बार जाके देख सकते हो। हालांकि मैं फिर से यहाँ बता दे रहा हूँ आपको कि ऑन द बेसिस ऑफ एज कंपोजिशन। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे हम लोगों ने क्लासिफाई कर रखा है फॉरेस्ट को। ठीक है, फॉरेस्ट को। तो जो यहाँ स्टैंड है, स्टैंड मैंने आप लोगों को बता रखा है अपनी वीडियो में, स्टैंड किसे कहते हैं ना। जो आपका एक पर्टिकुलर पैच है, फॉरेस्ट एरिया का पैच है, जिसमें क्या है कि जो बहुत सारे ट्रीज वगैरह हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के ट्रीज हैं, तो सारे को आप एक साथ जो आप उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्टैंड भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टैंड जो है ऑन द बेसिस ऑफ एज क्लासिफिकेशन दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करके रखे, क्लासिफाई किए। पहला जो है इवन एज स्टैंड एंड दूसरा अनइवन एज स्टैंड। ठीक है, अब इसमें आ जाइए आप मेजर डिफरेंसेस बिटवीन, है ना। यहाँ मेजर डिफरेंसेस आ जाइए, यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने पूछ रखा है डिफरेंशिएट। ठीक है, तो सीधा डिफरेंस पे आते हैं कि मेजर डिफरेंस बिटवीन इवन एज एंड अनइवन एज स्टैंड्स। तो पहली जो यहाँ डिफरेंसेस है क्या है, इट इज अ स्टैंड कंसिस्टिंग ऑफ ट्री अप्रोक्सीमेटली ऑफ सेम एज। ठीक है, इवन एज फॉरेस्ट में क्या होता है, देखिए इवन, इवन का मतलब होता है आपका सिमिलर, सेम। ठीक है, सिमिलर, बराबर जो है, तो एज जो है यहाँ अप्रोक्सीमेटली क्या होती है, सारी ट्रीज वगैरह की जो है सेम होती है इवन एज स्टैंड में। वही अगर अनइवन एज स्टैंड की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ ट्री ऑफ डिफरेंट एज। ठीक है, यहाँ पे आपको एज वेरिएशन दिख जाएगा। ठीक है, एज वेरिएशन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी अनइवन एज स्टैंड में। दूसरी डिफरेंस जो है ये क्या है कि यहाँ पे आप जो हार्वेस्ट करोगे, ठीक है, जो आपको हार्वेस्ट मिलेगा जब आप क्रॉप को काट रहे हो, ठीक है, जो आपने फॉरेस्ट क्रॉप लगा रखा है उसको जब वो हार्वेस्ट करोगे, तो जो आपको प्रोड्यूस मिलेगा वो इवन एज इन नेचर होगा। ठीक है, क्योंकि जो हमने जो प्लांटेशन लगा रखा है, जो क्रॉप है, वो सभी की जो एज है वो सिमिलर है। तो जो आपको क्रॉप मिलेगा, जो हार्वेस्टिंग मिलेगा, वो क्या उसका भी एज जो है क्या होगा, सिमिलर होगा, है ना, ऑलमोस्ट सेम होगा। और यहाँ क्या जो हार्वेस्ट मिलेगा वो क्या अनइवन एज होगा। ठीक है, किसी की एज ज्यादा है, किसी की एज कम है, वैसा मिलेगा। इसके बाद क्या है, यहाँ पे जो हमारा एज डिफरेंस रहता है ना, एज डिफरेंस यहाँ आपको आपको 25% ऑफ रोटेशन एज देखने को मिलता है इन केस ऑफ लॉन्ग रोटेशन। ठीक है, मान के चलिए आपने फॉरेस्ट क्रॉप लगा रखा है और 100 ईयर्स, ठीक है, 100 ईयर प्लस हो गया, और आप तब हार्वेस्ट कर रहे हो, हार्वेस्टिंग के जो पीरियड है वो 100 साल बाद आप हार्वेस्ट कर रहे हो, तो ऐसे केस में क्या है, आपको यहाँ पे 25% तक का जो एज डिफरेंस है वो देखने को मिल जाएगा। 25% तक, ठीक है, मैं यहाँ तक बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये क्या कि 25% से ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अप टू 25% की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप इसको नोट करके रखो, अप टू मैं बात कर रहा हूँ। और वही अगर अनइवन एज की केस में बात करें तो यहाँ पे आपको मोर देन 25% ऑफ रोटेशन एज आपको देखने को मिल जाता है इन केस ऑफ लॉन्ग रोटेशन। ठीक है, तो ये जो है हमारी डिफरेंसेस हो गई। अब यहाँ देखिए मैं कुछ जो है हमारा यहाँ पे मेरिट और डिमेरिट की बात कर रखी है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ इवन एज स्टैंड। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको इवन एज के साथ साथ अनइवन एज स्टैंड की भी जो मेरिट और डिमेरिट है वो बता रखी है, ताकि मान के चलो अगर एग्जाम में अगर आपको आ जाता तो ऐसा नहीं हो कि आप उस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाओ। ठीक है, कुछ ना कुछ जरूर लिखना है। अब देखिए इवन एज जो है इसकी मेरिट क्या है, तो जो आपको हार्वेस्ट मिलेगा वो क्या है, सिमिलर एज ग्रुप का मिलेगा, पहला मेरिट जो। दूसरा क्या है, जब एज ग्रुप सिमिलर होगी तो क्या है, जो हाइट होता है ना, हाइट भी क्या होगा आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगा। इसके अलावा क्या है, जो ट्रीज वगैरह की जो एज आपकी क्या है, एज सिमिलर है ना। मान के चलिए किसी ट्री का रोटेशन पीरियड है आपको 15 ईयर्स। ठीक है, आप 15 ईयर्स मान लो, रोटेशन जो है, रोटेशन रोटेशन एज, रोटेशन एज, जो लोग मेरे चैनल पे बने हुए हैं, मुझसे जुड़े हुए, वो समझ रहे होंगे रोटेशन एज क्या होता है, कि जो आप ट्रीज लगाते हो, ठीक है, जब ट्रीज को आप लगाते हो, इधर शो कर रहे हो, प्लांटिंग कर रहे हो, तो उस टाइम से लेके जो आप उसको फेल कर रहे हो, ठीक है, जब आप उसको फेल कर रहे हो, तो ये टोटल जो टाइम पीरियड होता है ना,
फ्रॉम जर्मिनेशन टू फेलिंग, इसको हम लोग रोटेशन एज बोलते हैं, ठीक है ना। तो रोटेशन एज जो है वो अगर आपका मान के चलिए 15 साल है किसी ट्रीज के लिए, और आपने क्या वहाँ पे सिमिलर एज ग्रुप का ट्री है, तो जब जो 15 ईयर्स जब अटेन करेंगे तो सारे के एज जो है वो क्या सेम टाइम पे वो 15 ईयर होंगे, मैच्योर होंगे। तो एक साथ आप क्या करोगे, अपने हार्वेस्ट को आराम से काट लोगे, तो यू कैन हार्वेस्ट योर प्रोड्यूस एट द सेम टाइम, ठीक है। और इससे क्या होगा, जब एक बार आप काटोगे तो हार्वेस्टिंग करने के लिए आपको एक्स्ट्रा जो लेबर लगता है, ठीक है, हार्वेस्टिंग करोगे तो आप ऐसा तो नहीं खुद पे खुद कर लोगे, उसमें इक्विपमेंट्स लगते हैं, लेबर लगते हैं, तो वो क्या है एक ही बार आप करोगे, है ना। तो यहाँ कॉस्ट भी आपका वन टाइम है, ठीक है। वही अगर मैं बात करूँ अनइवेनेज्ड फॉरेस्ट के केस में, स्टैंड के केस में, तो यहाँ क्या होता है कि हार्वेस्ट जो आपको मिलता है क्या डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप का मिलता है ना। इसलिए इसकी जो हाइट है वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। और इसका एक फायदा ये क्या है कि जैसे कि यहाँ पे हम लोग, तो एक बार आपने क्या है एज अगर मैच्योरिटी अटेन कर लिया तो आपको क्या हार्वेस्ट करना ही होगा, चाहे आपको जरूरत है या ना हो, क्योंकि फिर क्या होता है, फिर पड़े पड़े फिर क्या है वो आपका जो है मैच्योरिटी अटेन कर लेने के बाद फिर वो जो ट्रीज है वो एक तरह से क्या जो हमारा स्पेस है उसको झूठ मूठ का वो लेते रहता है ना। तो उसको आपको एक बार में उसको सेल करना ही पड़ेगा। यहाँ क्या है कि यहाँ पे आप अपने नीड के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू योर नीड, एज पर योर नीड, यू कैन हार्वेस्ट योर प्रोड्यूस एट डिफरेंट इंटरवल्स, ठीक है। क्योंकि किसी का एज मान के चलिए अभी 10 ईयर्स हो रहा होगा, कोई 50 ईयर्स अटेन कर चुका है, कोई 60 ईयर्स का है, कोई 30 ईयर्स का। तो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो कि हाँ देख लो कि हाँ ये चीज़ जो है ये मैच्योर होगी, अच्छा खासा हो गया, अब क्या करते हैं इसको हम सेल कर देते हैं। आप अपने हिसाब से उसको क्या कर सकते हो, काट सकते हो, ठीक है। ये मेरिट है। डिमेरिट पे आ जाते हैं अब हम लोग कि डिमेरिट क्या है इवन एज स्टैंड की और अनइवन एज स्टैंड की। इवन एज की सबसे पहले जो डिमेरिट है वो क्या है कि मान के चलो आपने जो हार्वेस्ट किया, ठीक है, एक बार में आपने सारे हार्वेस्ट कर लिया, तो जो आपका लैंड है वो क्या है, वो तो पूरा क्या हो जाएगा, ट्रीलेस हो जाएगा। तो यहाँ क्या होता है कि चांसेस बढ़ जाती हैं, ठीक है, सॉइल इरोजन की, ठीक है, सॉइल इरोजन की चांसेस वो बढ़ जाती हैं। दूसरा क्या डिमेरिट है कि जो लैंड एरिया है ना वो बिल्कुल ट्रीलेस हो जाता है, ऐसा लगता है कि ये बंजर जमीन है, ठीक है, तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये सभी डिमेरिट हो गए। उसके बाद अनइमेज की डिमेरिट की बात मैं करूँ तो यहाँ पे क्या है कि इसमें आपको क्या करता है ना, एक बार में आप हार्वेस्ट नहीं करोगे, यहाँ पे आपको क्या जो लेबर है, जो लेबर का कॉस्ट है, यहाँ पे आपको क्या होता है इंक्रीज हो जाता है, आपको 2-3 बार लेबर को बुलाना पड़ेगा, है ना, 2-3 मल्टीपल राउंड्स में हार्वेस्टिंग करना पड़ता है, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन सेलिंग, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि एक्सप्लॉइटेबल डायमीटर देखते हैं। एक्सप्लॉइटेबल डायमीटर मीन्स क्या, कि ऐसा डायमीटर अटेन जब कर लेता है कि काफी मैच्योर हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हाँ अब ये इसको हम काट सकते हैं। एक्सप्लॉइटेबल यहाँ वर्ड जो है एक्सप्लॉइट से बना है कि हाँ अब इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, ठीक है। तो वही एक्सप्लॉइटेबल डायमीटर यहाँ टर्म यूज करा हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये कॉस्ट एक्सपेंसिव जो है होता है, मैंने बताया कि लेबर कॉस्ट वगैरह जो क्या है बढ़ जाता है, बार बार यहाँ करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे मेरिट्स और ये डिमेरिट्स हो गए, है ना। और यहाँ डिफरेंसेस भी हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब चलिए हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे हमारे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आईएफएस के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, आपके 2000 जो है ईयर जो है पूछा गया है। इसमें क्या है, यहाँ बात की जा रही है एक्सोटिक स्पीसीज की, ठीक है। तो व्हाट आर द एक्सोटिक स्पीसीज, ब्रीफली डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद एक्सोटिक फॉरेस्ट, ठीक है। यहाँ की मतलब एक्सोटिक फॉरेस्ट्री आप इसको मान के चलो, एक्सोटिक्स, एक्सोटिक्स को ही आप मान के चलो, ठीक है, सिमिलर ही है। तो यहाँ पे पहला तो है हम लोग को डिफाइन करना है, देन इसके एडवांटेज और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है, ठीक है। अब देखिए जेपीएससी क्या है, ये जो मोस्ट प्रोबेबली ये पूछ सकती है कि ठीक है पहला तो आप डिफाइन कर दो, ठीक है। इसके बाद आपको ये पूछ दिया जाएगा कि जो आपका जो हम लोगों का जो आपका जो एग्जॉटिक स्पीसीज इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको मिलते हैं इंडिया में, या वो ये कर दें कि झारखंड में आप लोगों को क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इन कंटेक्स्ट टू झारखंड भी वो दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कि एक्सोटिक होती क्या है। द स्पीसीज ऑफ ट्री ग्रोइंग इन एन एरिया विच इज डिफरेंट देन देयर नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। ऐसे ट्री स्पीसीज जो कि ऐसे एरिया में ग्रो कर रहे हैं जो कि उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं है, उनसे अलग है,
है ना, और व्हेन दे डू नॉट नेचुरली अकर, ठीक है, और ऐसा कि वहां पे वो नेचुरली अकर नहीं कर रहे हैं, आप उसको क्या कर रहे हो, प्लांटेशन कर रहे हो, ठीक है, उसको आर्टिफिशियली लगा रहे हो, ठीक है। तो इन दो केसों में क्या होता है कि वो एग्जॉटिक कहलाता है, ठीक है। इधर की मान के चलो, जो एक ट्री है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पॉपुलस डेल डेल्टोइड्स, ठीक है, पॉपुलस डेल्टोइड्स, ठीक है, इसको हम लोग पॉपुलर कहते हैं। तो ये जो ट्री है ना, ये इंडियन ट्री नहीं है, इसको हम लोगों ने क्या बाहर से लाके यहाँ पे क्या करा है, इसको लगाया है फॉर कमर्शियल पर्पस, और कमर्शियल पर्पस हम लोगों ने इसको बाहर से लाके लगाया है पॉपुलस डेल्टोइड्स को, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या हो गया कि इंडिया में आया, तो इसके जो नेटिव प्लेस थी वो तो कहीं और थी, तो ये हमारा हो जाएगा एक्सोटिक ट्री में आएगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स आप मेंशन कर सकते हो अपने आंसर्स में, इससे क्या है कि आपका जो आंसर है वो एक काफ़ी क्या है, कैची लगेगा, ठीक है, जो एग्जामिनर चेक करेंगे, तो इसमें आपको क्या है, कहीं ना कहीं दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा, प्लस पॉइंट मिलेगा, ठीक है। यहाँ कुछ एग्जांपल्स है, अकेसिया और इक्विलिफॉर्मिस, यूकलिप्टस की स्पीसीज आप मेंशन कर सकते हो, आपको याद करने में भी आसानी होगा, यूकलिप्टस टर्टिकॉर्निस और यूकलिप्टस ग्लोबुलस, ठीक है। इसके अलावा हमारा प्रोसिपिस लूलीफ्लोरा, हम इसके अलावा हमारा प्रोसिपिस जूलीफ्लोरा है, देन पॉपुलस डेल्टोइड्स, ठीक है, तो आप मेंशन कर सकते हो। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद एक्सोटिक्स, ठीक है। तो क्या क्या जो प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है एक्सोटिक स्पीसीज से, तो इफ द प्रोवेंस एंड सीड सोर्स of the exotic species are not appropriate, plantation could result in a disaster, ठीक है। प्रोविंस मतलब होता है आपका जो ओरिजिन होता है, ठीक है, प्रोविंस मतलब मैं यहाँ ओरिजिन, इसका ओरिजिन कहाँ का है ना, एंड सीड सोर्स, सीड सोर्स क्या है, तो ये सभी इंफॉर्मेशन अगर हम लोगों के पास नहीं हो, ठीक है, उसके कैरेक्टर्स हमें मालूम नहीं हो, तो अगर वैसे केस में अगर हम प्लांटेशन कर दे रहे हैं एक्सोटिक ट्री स्पीसीज की, तो वो जो है प्लांटेशन वो एक डिजास्टर का रूप ले सकता है ना, बेनिफिट्स के ज़्यादा वो हमें क्या करेगा, हार्म पहुँचाएगा। क्यों ऐसा, तो देखिए, the exotics are considered ecological less valuable as compared to indigenous trees, ठीक है। जो इकोलॉजिकल वैल्यू है, इकोलॉजिकल वैल्यू में जो हमारा, आप देख लो, क्लाइमेट मिटिगेशन है, ठीक है, क्लाइमेट एमिलियोरेशन है, इन सभी चीज़ों को अगर हम कंसिडर करें, तो हमारी जो इंडिजिनस ट्री स्पीसीज है वो एक्सोटिक ट्री स्पीसीज के मुकाबले कई ज़्यादा वैल्यूएबल है ना। तो पहला केस तो ये, दूसरा, the use of exotics could be associated with new pests and diseases, ठीक है, and that can affect our native species, ठीक है। ऐसा क्योंकि देखिए जो ट्रीज वगैरह है, जो ट्रीज वगैरह हमारे हैं, ये आपको मान के चलिए फॉरेन से आ रहे हैं, ठीक है, विदेशों से आ रहे हैं, और ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा, ये क्यों नहीं हो रहा है, ये देखिए, ये जो क्या है, ये हमारा मान के चलिए आपका इंडिया है, ठीक है, लगता है कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए क्या है ना कि मान के चलिए इंडिया में हम बाहर से जो है एक्सोटिक स्पीसीज को ला रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो आप ला रहे हो, तो ये अपने यहाँ जो ट्रीज है, जो फॉरेन में ट्रीज वगैरह हैं, तो उसके साथ तो पेस्ट और डिजीज भी एसोसिएटेड होते हैं ना। तो मान के चलिए जो इंडिया में अगर हम उसको ला रहे हैं, तो वो क्या है, अपने साथ क्या है, कुछ नए पेस्ट डिजीज को भी क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि वो नया डिजीज वगैरह हो सकते हैं, और वो डिजीज होंगे तो हमारे नेटिव जो ट्री स्पीसीज है वो तो उनके लिए क्या है, काफ़ी नए हैं, और जिसके कारण क्या है, हमारा जो नेटिव स्पीसीज है उसको क्या होगा, बहुत ज़्यादा हार्म होगा, वो उनसे अनजान है, तो क्या है कि उससे क्या होगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा जो है हार्म उससे हमारे ट्री स्पीसीज को आपको देखने को
मिलेगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं हम, अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। यहाँ पे है कि एक्सपेरिमेंट विथ एक्सोटिक्स इन टाइम कंज्यूमिंग एंड मे नॉट सर्व द पर्पस ऑफ इमीडिएट नीड। यहाँ पे हम लोग को मान के चलिए कुछ इमीडिएट नीड की जरूरत है, और हम क्या कर रहे हैं, एक्सोटिक तो ला रहे हैं, तो एक्सोटिक से क्या होता है कि उतना तो वो टाइम कंज्यूम ही कर लेता है, उसको हम लोग को देखने में ही कि वो सही परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे ये भी इशू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही देखते हैं। इसके अलावा क्या है कि some ecologists point out that once established, some exotic species have the ability to displace or replace native plant species, animal, disrupt nutrient fire cycle and cause change in the pattern of the plant succession। कई बार ऐसा देखा गया है, ठीक है, कि मान के चलिए एक बार अगर किसी जगह पे जो हमारे जो आपके एक्सोटिक स्पीसीज हैं वो अच्छे खासे अगर खुद को स्टेबलाइज कर लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, फास्ट ग्रोइंग होते हैं। ठीक है, फास्ट ग्रोइंग होने के कारण क्या है कि आप देखने को मिलेगा कि वो जो हमारे नेटिव स्पीसीज है उसको क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, है ना। तो ये एक समस्या हो जाता है। इसके अलावा वो न्यूट्रिएंट जो है उसको भी डिस्टर्ब कर देते हैं, सारा न्यूट्रिएंट वो ले लेंगे, हमारे जो इंडिजिनस ट्री स्पीसीज है उसको क्या है, न्यूट्रिएंट नहीं मिलता, फायर साइकिल को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ये सभी कुछ इश्यूज हमको एक्सोटिक में देखने को मिलता है, एक्सोटिक फॉरेस्ट्री में। ठीक है, इसके बाद क्या कि एक्सोटिक प्लांटेशन जो है हमारा मोर प्रॉफिटेबल तो होता है, बट ओनली फॉर शॉर्ट टर्म। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे तो वो काफी हमें नुकसान ही पहुंचाता है, शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए प्रॉफिटेबल है ना। इसके अलावा देखिए मैंने यहाँ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी लिख रखा है, कि मान के चलिए आपसे पूछ दिया जाए कि एक्सोटिक जो है अगर इतना हार्म है, लेकिन हम लोग यहाँ एक्सोटिक ट्री स्पीसीज को क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जो कुछ आपकी जो बेनिफिक इफेक्ट है उसको मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहला बेनिफिट जो है यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि देखिए पहला जो बेनिफिट ये है कि जो हमारा इन्वायरमेंटल जो बेनिफिट्स है इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल वाटर एंड एमुलिएशन, है ना। तो ये क्या है, ये भी आपको करता है, जो नॉर्मल ट्रीज वगैरह है, ऐसा नहीं है कि ये चीज ये प्रोवाइड नहीं करता। हाँ, भले ही इंडिजिनस ट्री जो स्पीसीज है उससे थोड़ा कम करता है, बट ये भी आपको ये जो है इन्वायरमेंट को जो आपके अनटेंजिबल इंटेंजिबल बेनिफिट्स हैं ये भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इंटेंजिबल बेनिफिट्स ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो कि आपको इनडायरेक्ट रूप से मिलता है। टेंजिबल बेनिफिट्स ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो कि आपको क्या है, टिम्बर के फॉर्म में मिलता है, आपको एनटीएफपीज के फॉर्म में मिलता है। एनटीएफपीज मींस नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इट मींस कि क्या, वो लकड़ी नहीं है बट वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस ही है, महुआ हो गया आपका, बीड़ी के पत्ते हो गए, लीव्स हो गए। ठीक है, तो ये सभी जो है टेंजिबल बेनिफिट्स में आता है, और अनटेंजिबल बेनिफिट्स में आपका आता है कि आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन करता है ना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो ये सभी है। इसके अलावा क्या है कि दे आर कैपेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग फर्टाइल लैंड्स इनटू dense thickets of पेनिट्रेबल ट्री स्टैंड। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो हमारा एक्सोटिक्स होता है वो फास्ट ग्रोइंग ट्री स्पीसीज होता है जनरली। तो जहाँ कहीं भी फर्टाइल लैंड होते हैं ना, वहाँ ये क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डेंस वेजिटेशन ये ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण आप देखो कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा लश ग्रीन वेजिटेशन ये ग्रो कर देते हैं। इसके अलावा थर्ड जो है बेनिफिट क्या है कि दीज आर मोर टॉलरेंट टू सॉल्ट एंड विंड। ठीक है, ये विंड और सॉल्ट जो है इसके काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंट होते हैं, जिसके कारण इनको हम लोग क्या करते हैं, कोस्टल एरिया जो है वहाँ पे हम लोग लगाते हैं। कोस्टल जोन में क्या होता है, जो हमारा वाटर होता है वो क्या होता है, थोड़ा खारा होता है, सॉल्टी होता है। तो वहाँ जनरली हमारे इंडिजिनस ट्री स्पीसीज जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे जो जो एक्सोटिक ट्री स्पीसीज है, जैसे हम लोगों ने कैजुरीना इक्विजिटी फोलिया, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरी जो है ये काम नहीं कर रही इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, कै कैजुरीना कैजुरीना इक्विजिटी फोलिया। ठीक है, ये आप देखो। ठीक है, कैजुरीना इक्विजिटी फोलिया। ठीक है, ये जो ट्री स्पीसीज है इसको जो है कोस्टल एरिया में इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया है। ये क्या करती है कि आपको सॉल्ट को भी टॉलरेट कर लेती है, और जो विंड है उसको भी क्या करती है,
रोकती है, क्योंकि कोस्टल एरिया में विंड की स्पीड भी ज्यादा रहती है, तो कई बार ऐसा देखा गया कि पेड़ को उखाड़ के फेंक देता है। तो जो कैजुरिना इक्विजिटिफोलिया है, इसको कॉमनली हम लोग झाऊ बोलते हैं, तो ये है यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करता है। इसके अलावा देखिए क्या है, इट कैन विथस्टैंड टू स्टैग्नेंट वाटर कंडीशन एंड ग्रो वेल इन मॉइस्ट कंडीशन। कई बार क्या है कि पानी जम जाता है, उसमें क्या है रूट्स वगैरह जो सड़ जाते हैं, बट जो एक्जॉटिक ट्री स्पीसीज है ये आपको अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। यूकलिप्टस है, यूकलिप्टस ग्लोबुलस है, ठीक है, ये सभी जो है काफी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करती है, देखने को मिला। इसके अलावा क्या है कि इट गिव स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड स्टेबलाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा इट कैन ग्रो इन फ्लड प्रोन एरियाज, ठीक है, पानी वगैरह जहाँ आता है, फ्लड वगैरह वो एरिया जहाँ काफी सेंसिटिव है, वहाँ पे भी आप इसे लगा सकते हो। इसके अलावा क्या है कि exotics having more commercial value than indigenous tree species, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा जो आपका क्या है कि जो कमर्शियल वैल्यू है ना, कमर्शियल वैल्यू क्या है इसकी, आपको देखने को ज्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू हमारा जो इंडिजिनस ट्री स्पीसीज है उसके मुकाबले, ठीक है। देखता हूँ अब काम कर रहा है कि नहीं है। हाँ, अब काम कर रहा है। अचानक बीच में ये बंद हो गया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब देखिए चौथा जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्या है, डिस्कस ब्रीफ अबाउट द टोपोग्राफिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वेजिटेशन, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन आईएफएस में पूछा गया 2003 में, ठीक है। अभी हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देखे, वो ईयर 2000 में पूछा गया था, ये 2003 का क्वेश्चन है। आपको यहाँ टोपोग्राफिकल फैक्टर्स के बारे में बताना है कि टोपोग्राफिकल फैक्टर कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं वेजिटेशन को। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे नहीं आपको दिखा के बता रहा हूँ या डिस्कस कर रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग क्या करो ना कि एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैंने जो अपने हमारे जो ये सीरीज चल रहा है, ये हमारा जो क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सीरीज है फॉर दी मेंस फॉरेस्ट्री ऑप्शनल, ठीक है। फॉरेस्ट्री ऑप्शनल के लिए जो ये सीरीज हमारी चल रही है क्वेश्चन आंसर सीरीज, इसमें क्या है कि हम लोग रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। बट मेरी जो वीडियोस आती है रेगुलरली डेली, जिसमें कि हम लोग फॉरेस्ट्री ऑप्शन को कवर कर रहे हैं, उसमें ये टोपोग्राफिक फैक्टर्स जो है जो कैसे इन्फ्लुएंस करती है वेजिटेशन को, इस पे वीडियो बना रखा है मैंने। तो आप इसको एक बार जाओ देखो और फिर अपने से कोशिश करो कि कैसे आप उसको लिख सकते हो। मैं आपको स्ट्रेटेजी बता दे रहा हूँ यहाँ पे। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप इस पे क्या करना है कि इसको आप एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन करना किसको, कि टोपोग्राफिक फैक्टर्स जो है वो क्या होती है, ठीक है। ये क्या है उसको एक्सप्लेन कर देना। इसके बाद आप क्या करना, दूसरा पार्ट में आप क्या करोगे कि ये कैसे इन्फ्लुएंस करती है वेजिटेशन को, ठीक है। इसको आप लिखना, इसको याद रखना, इसको आप क्या करोगे, इसको आप बुलेटिन फॉर्मेट में लिखना, ठीक है। एक्सप्लेन कर लेने के बाद इसको आप कम से कम 6-7 पॉइंट पे आप इसको लिख देना। तो ये जो आपका आंसर होगा ना वो एक अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छा खासा जो है एग्जामिनर जो चेक करे तो अच्छे खासे आपको मार्क्स मिल जाए। तो आप इसको देख लेना। मेरे जो लोग नए हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लेना, फॉरेस्ट्री नाउ इजी को, ठीक है। इसमें हम लोग रेगुलरली जो है फॉरेस्ट्री ऑप्शनल को कवर कर रहे हैं, इधर वो जेपीएससी, एसीएफ और रेंजर की एग्जाम में हो, या फिर आप यूपीएससी में आईएफएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जो सिलेबस है इधर वो जो सिलेबस है इधर आप मान के चलो। अगर आप आईएफएस की तैयारी कर रहे हो यूपीएससी के लिए, तो उसके लिए भी आपकी ये सिलेबस काम आएगी। और इधर आप जेपीएससी में एसीएफ या रेंजर की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए भी ये सिलेबस और ये वीडियो जो है आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला सीरीज है, हमारा जो आंसर क्वेश्चन आंसर जो हम लोग कर रहे हैं इसकी पहली सीरीज है। मैं रेगुलरली जो है कोशिश करूंगा जैसे जैसे टॉपिक खत्म होगी तो मैं अपडेट करते जाऊंगा, ये अपलोड करते जाऊंगा, क्योंकि ये जो है हमारा ये जो सीरीज मैंने डाला है ये हमारा लोकेलिटी फैक्टर जो हमने पढ़ा, ठीक है, लोकेलिटी फैक्टर जो हमने पढ़ा इस पे बेस था। इसी तरह हम डिटेल में और जो है वीडियोस बनाते रहेंगे। तो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस क्लासेस की जो है लाभ ले सके। धन्यवाद।